हेलो स्टूडेंट, हम 7th क्लास की आपकी जो हिस्ट्री है सेकंड चैप्टर है, हम उसके नेक्स्ट पार्ट के विषय में बात करते हैं। जो आपका नेक्स्ट पार्ट रहा है, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार कश्मीर की जहाँ हम बात करी, हमने राजा राज प्रथम ने किस तरह से जो क्या शासन किया है दक्षिण भारत के अंदर, उसके विषय में हमने बात देखी है। आगे हम बात करते हैं राजा राज के द्वारा जो क्या है भव्य मंदिरों का जो निर्माण करवाया गया है उनके विषय में। जो कांस्य मूर्ति कला का जो निर्माण हुआ है राजा राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर, हम बात करते हैं तंजावुर या गंगईकोंडचोलपुरम के विषय में कि बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से काफ़ी चमत्कारी रहे हैं, क्योंकि हम दक्षिण भारत के मंदिरों की अगर कला शैली की बात की जाए तो वो बहुत ही अलंकृत है, भव्य है। पत्थरों को काट कर तराश कर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे। जो चोल मंदिर है चोल राजवंश शासकों द्वारा जो बनाए गए हैं वो शिल्प उत्पादन के केंद्र रहे हैं, और ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। उन्हें जो क्या है मंदिरों में भूमि है वो दान में दी है। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे, जो मंदिर की देखभाल करते थे, उनमें काम करते थे, चाहे वो पुरोहित हैं, मालाकार हैं, बावर्ची है, मेहतर है, जो इन मंदिरों में काम करने वाले हैं, संगीतकार है या फिर नर्तकी है, जो यहाँ बात की गई है। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, मतलब जहाँ हम बात करें आज के मंदिरों में पूजा आराधना ही रही है, ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट है कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। कांस्य मतलब जो क्या है कांस्य की जो मूर्तियां जो बनाई गई हैं उनमें चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। चोल राजवंश के दौरान जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो, और इस तरह की ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती हैं, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई हैं। इसमें कृषि और सिंचाई की व्यवस्था के विषय में बात की गई है। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से भी संभव है। आप दक्षिण भारत की बात करें, हम कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, और ये शाखाएं बार बार पानी उलझती हैं। इनमें किनारों पर उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि उनके अंदर बरसात के समय में पानी का जो भरमार होता है। शाखाओं का पानी कृषि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी वो मुहैया कराती है। तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले से ही विकसित हो चुकी थी, और 5वीं 6वीं सदी के में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती है वो शुरू की गई। पहले ज़्यादा खेती नहीं की जाती थी उस क्षेत्र में। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ़ किया जाने लगा, कृषि के लिए उन्हें साफ़ किया गया है, और कुछ दूसरे इलाकों की ज़मीन को समतल किया गया ताकि भूमि को जो क्या है कृषि में बदला जा सके और कृषि का अधिक विकास किया जा सके। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए ताकि बाढ़ का पानी है डेल्टाई प्रदेशों के अंदर ना जाए। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी, तो इस तरह के एग्जाम्पल देखने को मिले हैं। तो जो कांस्य मूर्ति बनाई गई थी चोल शासकों के द्वारा, जो यहाँ दर्शाई गई है, जो उत्कृष्ट नमूना जो यहाँ दर्शाया गया है। और जहाँ अगर हम बात करें, कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से की जाती रही है। कृत्रिम रूप से मतलब क्या, सिंचाई की पत्तियाँ अपनाई गई हैं, बनाई गई है, नहरों का निर्माण किया गया है, कुओं को खोदा गया है, इस तरह के कामों के द्वारा ये बनाया गया है। सरोवरों बनाए गए हैं, जो हम तालाब की बात करते हैं। श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना है, नए कामों की देखरेख करना, और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासक रहे हैं
और साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में जो क्या है अपनी भूमिका निभाई है, सक्रिय दिलचस्पी उन्होंने दिखाई ताकि खेतों तक पानी है वो पहुँच के। साम्राज्य का प्रशासन की हम बात करें, प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियाँ जो ऊर कहलाती थी, किसानों की बस्तियों क्या कहते हैं, ऊर कहते हैं। यहाँ पे तमिलनाडु के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सिंचित खेती के लिए के साथ बहुत समृद्ध हो गई है। इस तरह के गांव में समूह को नाडु कहा गया है। गांव के समूह को यहाँ जो समृद्ध गांव के जो समूह रहे हैं उन्हें नाडु कहा गया है। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य उन्होंने किए हैं। वेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। वेलाल जाति है यहाँ पे, वो नियंत्रण करती है। इनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान में मूवेंदवेलन 3 धनी भूस्वामियों के 14 राजाओं के सम्मान के यहाँ बाद राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान अरियार्स प्रधान जैसी उपाधियाँ और कई केंद्र के प्रमुख पद उन्हें जो क्या है सौंपे गए हैं केंद्रीय प्रशासन के तौर पे। जहाँ बात की जाए आगे हम फिर इसमें बात करते हैं आपका जो भाग दिए गए हैं उनमें ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्राह्मणोदय प्राप्त था। परिणाम स्वरूप कावेरी नदी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां जो अस्तित्व में आई हैं वो बातें यहाँ दर्शाई गई हैं। प्रत्येक ब्राह्मणों को देख रेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों को एक सभा द्वारा की जाती रही है जो उन्हें ज़मीन दी गई है उस पर, और ये सभा कुशलतापूर्वक काम करती थी। उनके निर्णय शिलालेखों प्राय मंदिर की पत्थर की दीवारों पर जो क्या है दर्ज किए गए हैं। तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले में उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख में एक अभिलेख मिला है। उत्तर मेरूर तमिलनाडु में बात का वर्णन है कि ब्राह्मण की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिर देख रेख में विभिन्न समितियाँ काम करती थी। इनके सदस्य के लिए जो लोग योग्य होते थे उनका नाम तालपत्र के लिए छोटे टिकटों पर लिखे जाते हैं। इस तरह के मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता रहा है। कौन सी समिति किस तरह का जो कार्य करेगी वो बातें यहाँ रखी गई हैं। आगे तांग वंश के युग का चीन की बात करते हैं। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक उन्होंने शासन किया चीन के अंदर 7वीं से 10वीं सदी के अंदर। इसकी राजधानी सियान दुनिया में सबसे बड़े नगरों में से एक थी जहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया करते थे। वो बातें यहाँ पे हैं। चीन में तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। परीक्षा के माध्यम से शासकों का चयन किया गया है। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता है। अधिकारियों के चयन किया है। व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक जो क्या है यहाँ कायम रही है तांग वंश में। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।